साथियों अस्सलाम वालेकुम। राजस्थान बोर्ड 2022-23 क्लास 12 आज की वीडियो नंबर 3 है और आज का भाग नंबर भी 3 है। सबक नंबर 1 हमारा चल रहा था। सबसे पहले हमने ख़तूत निगारी के बारे में जाना। ख़तूत निगारी क्या है, इसके मायने क्या हैं, इसके हम मानी क्या हैं और ख़तूत के बारे में चंद अहम बातें हमने की थी। दूसरी वीडियो हमने मिर्ज़ा गालिब से मुतालिक थी, उनकी सवाना हयात के बारे में जाना, उनकी हालत ज़िंदगी क्या थी, कलाम खसूसियत क्या थी और उनके ख़तूत निगारी के बारे में हमने जाना और ख़तूत की ख़ासियत क्या थी उसके बारे में जाना और उनकी जो अहम तसन्नीफ़ थी उनके बारे में हमने बात की थी। आज की वीडियो नंबर 3 है। इसके अंदर हम महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर देखेंगे मकतूब निगारी से मुतालिक और मिर्ज़ा गालिब की सवाने हयात से मुतालिक और इन्होंने जिन लोगों को ख़त लिखे हैं। पहला ख़त इन्होंने मुंशी हरगोपाल तुफ्ता को लिखा और दूसरा हकीर साहब को लिखा था। मुंशी नबी बख्श हकीर के नाम लिखा था, उससे मुतालिक है। महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आपके बहुत ज़्यादा कारआमद और मुफीद होने वाले हैं। तो साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर हैं। सबक नंबर 1 है और न्यू पैटर्न पर आधारित कक्षाएं हैं। बिल्कुल डेमो क्लास के तौर पर हम ये वीडियो बनाई है। मुकम्मल थ्योरी नोट्स हैं जिसमें आपको मुकम्मल थ्योरी मिलेगी। इससे बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं जाएगा। आप इसे पढ़ेंगे तो आपका पूरा चैप्टर जहन नशीन हो जाएगा। बिना आप एक बार इसे पढ़ें तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। भाग नंबर 3 है। अगर आपको नोट्स PDF लेनी हो तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें और अपनी तैयारी मजबूत करें, अपने दोस्तों को भी बताएं जिससे सभी को लाभ इसका मिल सके। तो साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट आखिर में कमेंट ज़रूर करें। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आपके लिए मस्की सवालात हैं। मस्क यानी अभ्यास। तो अभ्यास के लिए सवालात आपके दिए गए हैं। सबक नंबर 1 मकतूब निगारी। इसके अंदर हमने जो मिर्ज़ा गालिब ने जिन जिन लोगों को ख़त लिखे हैं उनके बारे में देखेंगे हम। तो इन्होंने मुंशी हरगोपाल तुफ्ता के नाम और मुंशी नबी बख्श हकीर के नाम इन्होंने ख़त लिखे थे। तो मुंशी हरगोपाल तुफ्ता के नाम इन्होंने जो ख़त लिखा था वो 1857 से मुतालिक हैं और जो मुंशी नबी बख्श हकीर के नाम लिखा था वो मौसम से मुतालिक है। तो साथियों, हम इनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। साथियों, आपको ध्यान में रखना है जो मारूजी सवाल आता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपका 1 नंबर का पूछा जाता है एबेसड में। दूसरा है मुख्तसर तरीन सवालात जो पूछे जाते हैं एक जुमले में पूछा जाता है जो आपका 1 नंबर का होता है। इसके बाद जो आपसे मुख्तसर सवालात पूछे जाते हैं जिसमें 150 अल्फाज में आपको लिखना होता है, ये 2 से 3 नंबर का रहेगा। और तफसीली सवालात जो आपका रहेगा 100 अल्फाज या 150 अल्फाज में 200 अल्फाज में आपको लिखना है, वो 3 से 4 नंबर का रहने वाला है। तो सबसे पहले हम मारूजी सवालात देखते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, मकतूब के क्या मायने हैं? अखबार, रिसाला, ख़त या किताब। तो मकतूब के मानी क्या हैं? ख़त होता है। ख़त को अदबी नाम से अदबी नाम से जाना जाता है, तो मकतूब के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, मकतूब इले किसे कहते हैं? मकतूब को, कातिब को, ख़त लिखने वाले को या जिसको ख़त लिखा जाए। तो साथियों, मकतूब के बारे में तो आपको ध्यान में रखना है। मकतूब ख़त को कहा जाता है। मकतूब ख़त को कहा जाता है। कातिब है जो ख़त लिखने वाले को कहा जाता है और मकतूब इले है जो जिसको ख़त लिखा जाए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? मकतूब इले किसे कहा जाता है? जिसको ख़त लिखा जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गालिब के ख़तूत की अहम खसूसियात हैं। मुबालगा आराई की, मुश्किल ज़बान में ख़त तहरीर की, अलकाब आदाब की या मुरासले को मुकालमा बनाना।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, मुरासले को मुकालमा बनाना। मतलब गालिब के जो खतूत होते थे उनको पढ़कर ऐसा लगता था कि दो शख्स आपस में बातचीत कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, मस्कन के क्या मानी हैं? गरीब, घर, जागीर या कोई नहीं। तो इसका जो आंसर रहेगा क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 2, घर। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, मिर्ज़ा गालिब कब और कहाँ पैदा हुए? तो 1797 में आगरा में, 1897 में आगरा में, या 1796 में आगरा में, या 1898 में आगरा में। तो मिर्ज़ा गालिब कब और कहाँ पैदा हुए ये आपको बताना है। साथियों, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है, जो मिर्ज़ा गालिब कब और कहाँ पैदा हुए? तो 1796 के अंदर आगरा में पैदा हुए। और वफ़ात है जो 1869 में इनकी वफ़ात हुई दिल्ली में। कहाँ हुई साथियों? दिल्ली के अंदर इनकी वफ़ात हुई। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। गालिब के उर्दू खतूत का पहला मजमुआ कौन सा है? गालिब के उर्दू खतूत का पहला मजमुआ कौन सा है? औदे हिंदी, दस्तंबू, पंच आहंग और उर्दू मुअल्ला। तो क्या आंसर होगा साथियों? गालिब के उर्दू खतूत का पहला मजमुआ कौन सा है? तो औदे हिंदी होगा। ये कब शाया हुआ? तो 1868 के अंदर, 1868 के अंदर ये शाया हुआ। ये भी आपको ध्यान में रखना है। उर्दू खतूत का दूसरा मजमुआ इनका 1869 में शाया हुआ था और उसका नाम उर्दू मुअल्ला था। क्या नाम था? उर्दू मुअल्ला था। इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? औदे हिंदी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गालिब का पहले क्या तखल्लुस था? तो मलाल था, मिजाज था, असद था या गालिब था? तो आपको ध्यान में रखना है, इनका जो पहले तखल्लुस था असद था, बाद में इन्होंने गालिब इख्तियार किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गालिब किस बादशाह के उस्ताद थे? असफउद्दौला, शाह आलम सानी, औरंगज़ेब, बहादुर शाह जफ़र। तो आपको ध्यान में रखना है, बहादुर शाह जफ़र के उस्ताद थे और अल्ताफ़ हुसैन हाली के भी उस्ताद मिर्ज़ा गालिब थे। ध्यान में रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, गालिब के उर्दू खतूत का दूसरा मजमुआ कौन सा है? तो औदे हिंदी, पंच आहंग, उर्दू मुअल्ला और दस्तंबू। तो आपको ध्यान में रखना है, जो मिर्ज़ा गालिब का उर्दू खतूत का दूसरा जो मजमुआ है 1869 में शाया हुआ था और इसका नाम है उर्दू मुअल्ला। 1869 में शाया हुआ था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। गालिब ने पेंशन के लिए कहाँ का सफ़र किया? दिल्ली, आगरा, कलकत्ता या लखनऊ? तो इन्होंने पेंशन के लिए कलकत्ता का सफ़र किया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट होगा। गालिब ने उर्दू ख़त कब लिखने शुरू किए हैं? 1960 के बाद, 1970 के बाद, 1950 के बाद या 1850 के बाद? तो 1950 के बाद इन्होंने ख़त लिखना शुरू किया था। अदीबों के अनुसार पूछा जाए तो 1948, कई जानकारों ने 1948 बताया है, लेकिन गालिब ने उर्दू ख़त कब से लिखना शुरू किया है? 1950 से। गालिब का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? आगरा में 1869 में, दिल्ली में 1869 में, कलकत्ता में 1870 में, लखनऊ में 1769 में। तो मिर्ज़ा गालिब का इंतकाल कब और कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में 1869 में। ये आपको ध्यान में रखना है। सभी इम्पोर्टेंट सवाल है साथियों, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दस्तंबू किसकी किताब है? दस्तंबू किसकी किताब है? सौदा की, गालिब की, ज़ौक़ की या हाली की? तो आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर 2 मिर्ज़ा गालिब की किताब थी। और ये दस्तंबू है जो क्या था साथियों? रोज़ नामचा था। रोज़ नामचा, ये रोज़ नामचा था। अगला क्वेश्चन है, वह कौन खतूत निगार है
جن کے خطوط میں 1857 کے ماحول کا ذکر تفصیل سے ملتا ہے؟ مرزا غالب، حالی، آزاد یا سودا؟ تو مرزا غالب ہوگا اس میں۔ اگلا کوشچن ہے دہلی میں غالب قریب 9-10 برس کن کے مکان میں رہے؟ حکیم محمد حسن خان، خان بہادر، خان آرزو یا سراج الدولہ؟ تو یہ بھی امپورٹنٹ سوال ہے ساتھیوں۔ تو حکیم محمد حسن خان کے قریب 9-10 برس کن کے مکان میں رہے؟ تو حکیم محمد حسن خان کے گھر میں رہے۔ اگلا کوشچن ہے منشی ہرگوپال تفتہ اور منشی نبی بخش حقیر کے نام کس نے خط لکھے؟ سبلی نے، غالب نے، مہندی آفادی نے یا آزاد نے؟ تو غالب نے لکھے تھے۔ وہ کون سا خطوط نگار ہے جنہوں نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا؟ منٹو، رشید احمد صدیقی، غالب یا میرازی؟ تو آپشن نمبر 3 آپ کا رائٹ ہوگا، مرزا غالب۔ اب مختصر ترین سوالات دیکھتے ہیں، یعنی ایک جملے میں آپ کو الفاظ لکھنا ہے، ایگزام میں پوچھے جاتے ہیں۔ تو آپ سے پہلا کوشچن یہ رہا، پنچ آہنگ اور مہر نیمروز کس کی کتابیں ہیں؟ تو پنچ آہنگ اور مہر نیمروز غالب کی کتابیں ہیں۔ اس طرح آپ کو جواب لکھنا ہے۔ غالب کی سنِ وفات کیا تھی؟ تو غالب کی سنِ وفات 1869 میں ہوئی تھی، دہلی کے اندر۔ کس کے اندر؟ دہلی میں۔ اگلا کوشچن ہے آپ کے نصاب میں شامل کن 2 لوگوں کے نام غالب نے خط تحریر کیے؟ تو جواب آپ کو لکھنا ہے مرزا ہرگوپال تفتہ اور منشی نبی بخش حقیر کے نام۔ اگلا کوشچن ہے غالب نے اپنی نثر نگاری کا آغاز کون سی زبان سے کیا؟ تو غالب نے اپنی نثر نگاری کا آغاز فارسی زبان سے کیا۔ اگلا کوشچن ہے غالب کے اردو خطوط کے مجموعوں کے نام بتائیے؟ تو غالب کے اردو خطوط کے مجموعوں کے نام ہیں عود ہندی اور اردو معلیٰ۔ 1969 میں لکھا گیا، شائع ہوا تھا ساتھیوں۔ یہ آپ کو اس کے بارے میں بھی دھیان میں رکھنا ہے۔ جو عود ہندی ہے 1868 میں شائع ہوا، 1868 میں شائع ہوا تھا، 1868 میں، اور اردو معلیٰ 1869 میں شائع ہوا تھا۔ تو اس کے بارے میں آپ کو دھیان میں رکھنا ہے، سن پوچھ لیا جاتا ہے تو دھیان میں رکھنا ہے۔ مختصر سوالات آپ سے پوچھے جاتے ہیں، 3 نمبر کے سوالات آپ سے پوچھے جاتے ہیں مختصر سوالات میں۔ تو اس میں ہے آپ سے کتاب سے لیے گئے سوالات ہیں یہ۔ دوسرا جنم ہم کو ملا، اس سے غالب کی کیا مراد ہے، کیا مطلب ہے؟ تو غالب صاحب لکھتے ہیں ہندوستان کی پہلی تحریک آزادی یعنی 1857 کی کرانتی میں 1857 میں شروع ہوئی تھی کہ ناکام ہونے پر انگریزوں نے اس تحریک میں شامل افراد یعنی لوگوں کے ساتھ ساتھ دہلی کے عوام پر بھی طرح طرح کے ظلم اور زیادتیاں کی تھی۔ یعنی انگریزوں نے عوام کے اوپر، لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کیا تھا نا۔ انگریزوں نے تحریک میں شامل ہونے کے شک میں ہزاروں بے گناہوں کو پھانسی پر چڑھا دیا اور قتل و غارت گری کی۔ 1857 کی تحریک کے وقت یعنی 1857 کے سمے مرزا غالب بھی دہلی میں ہی موجود تھے، لیکن تحریک کی ناکامی کے بعد ہونے والے قتل و غارت اور ظلم سے محفوظ رہیں۔ اس محفوظ رہنے یعنی زندہ رہنے کو غالب اپنا دوسرا جنم سمجھتے ہیں۔ تو بہت آسان سے کوشچن ہیں، اگر آپ ایک بار پڑھتے ہیں، ایک بار کتاب پڑھو اور ان کوشچنوں کو پڑھو تو شاید آپ کو پورا چیپٹر ہی یاد ہو جائے گا۔ اتنے آسان ہم نے کوشچن آپ کے لیے تیار کیے ہیں، بالکل ڈیمو کلاس کے طور پر ہیں۔ اگلا کوشچن ہے مفصل حال لکھتے ہوئے ڈرتے ہو، غالب نے یہ بات کیوں کہی؟ یعنی وستار پوروک حال لکھتے ہوئے ڈرتا ہوں، غالب نے یہ بات کیوں لکھی؟ کیونکہ 1857 کی کرانتی میں جب کرانتی ہوئی تھی تو مرزا غالب خط نہیں لکھ سکتے تھے، کیونکہ انگریزوں نے جگہ جگہ مخبر چھوڑ رکھے تھے، اس لیے انگریزوں کے ڈر کے مارے انہوں نے مفصل حال لکھتے ہوئے ڈرتے ہوئے بات کہی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں غالب نے یہ بات اس لیے لکھی ہے کیونکہ انگریز 1857 کی تحریک کے ناکام ہونے کے بعد دہلی کی عوام پر بہت زیادہ ظلم و ستم کر رہے تھے اور اپنے مخالفین کو یعنی مخبروں کے ذریعے ڈھونڈ کر سزا دے رہے تھے۔ مرزا غالب اگر انگریزوں کے خلاف
मुफस्सल बयान लिखते तो उन्हें अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ समझा जाता और गिरफ़्तार करके सज़ा दी जाती, इसलिए गालिब ने ये बात लिखी है। अगला क्वेश्चन है, इस फितना व आशूब में मैंने किसी मसलहत में दखल नहीं दिया से आप क्या समझते हैं? यानी इस फतना व आशूब में यानी 1857 की जो कत्ले आम हुआ था, फितना व फसाद हुआ था, उसमें मसलहत में यानी किसी मसले में दखल नहीं दिया, किसी मामले में हमने दखल नहीं दिया से आपकी क्या समझते हैं? तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, है ना। इसका जवाब क्या होगा? गालिब ने 1857 के हंगामों में किसी भी एतबार से शरीक नहीं हुए, घर पर ही रहे और जो कुछ शहर में होता रहा उसे खामोश निगाहों से देखते रहे, और ये सब इन्होंने इसलिए किया कि वह अपनी जान की हिफाजत कर सके। अगर वो इनके ख़िलाफ़ लिखते तो उन्हें सज़ा दी जाती है, अंग्रेज़ों की तरफ से गिरफ़्तार कर लिया जाता। अगला क्वेश्चन है, घर के घर बे चिराग पड़े हैं, इसका क्या मतलब है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1857 की पहले जंग आज़ादी की तहरीक के नाकाम हो जाने के बाद अंग्रेज़ों ने अवाम के ऊपर जुल्म व सितम की इंतहा कर दी थी। बागियों का साथ देने और अंग्रेज़ों की मुखालिफत के शक की बुनियाद पर अवाम व ख़वास को कत्ल किया जा रहा था। इनके हालात में दिल्ली के लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरे इलाकों में चले गए थे। घर बिल्कुल खाली थे, वहाँ इबादत करने वाला और साफ़ सफाई करने वाले कोई नहीं थे। मतलब ये कि मकान तो थे मगर इनमें इंसान कोई नहीं था। मिर्ज़ा गालिब ने अपने ख़त में इन्हीं हालात का बयान करते हुए लिखा है कि घर के घर बे चिराग पड़े हैं। तो बहुत आसान से सवालात हैं, इनको इतना आसान बना दिए हैं कि आप एक बार पढ़ेंगे तो सच्चों आपको यूँ ही याद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, मुजरिम सियासत पाते हैं, गालिबी इस जुमले में क्या कहना चाहते हैं? तो जवाब है, मुजरिम सियासत पाते हैं, गालिब इस जुमले में कह रहे हैं कि 1857 के गदर के नाकामयाब होने के बाद अंग्रेज़ अपने मुखालिफिन और बागियों को मुजरिम करार देकर सज़ा दे रहे थे, यानी मुखबिर छोड़ रखे थे और जो अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ इनको पकड़कर सज़ाएँ दे रहे थे। अगला क्वेश्चन है, गालिब ने किन लफ्ज़ों में गर्मी की शिद्दत का ज़िक्र किया है? तो इसका आंसर होगा, गालिब लिखते हैं कि गर्मी का हाल क्या पूछते हो, इस 60 बरस में ये लू और ये धूप और ये तपिश नहीं देखी। छठे सातवें रमज़ान को मेना खूब बरसा, मेना यानी बरसात खूब बरसी, अब मेना खुल गया है। अब घर रहता हूँ। साथियों, इसमें कह रहे हैं कि छठे सातवें रमज़ान को मेना खूब बरसा, अब मेना खुल गया है। अब्र गहरा रहता है, गहरा रहता हुआ। हवा अगर चलती है तो गर्म नहीं होती और अगर रुक जाती है तो क़यामत आती है। धूप बहुत तेज़ है। इन लफ्ज़ों में मिर्ज़ा गालिब ने बयान किया है। तो इसका भी आपको ध्यान में रखना है। साथियों, जो इम्पोर्टेंट सवाल है इसमें, एक तो मिर्ज़ा गालिब की सवाने हयात से मुतल्लिक़ तफसीली सवालात पूछा जा सकता है, या फिर ये सवाल आपसे पूछा जाता है गालिब की मकतूब
नवेसी की खसूसियात वाज़ा कीजिए। वाज़ा यानी स्पष्ट कीजिए, खसूसियात यानी विशेषता, मकतूब यानी ख़त। तो क्या खसूसियात हो सकती हैं, इस तरह भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। गालिब के खतूत नवेसी की खसूसियात बताइए। तो हम आंसर देखते हैं। उर्दू मकतूब निगारी में गालिब अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। इनके उर्दू खतूत में इनकी ज़ाती ज़िंदगी और ज़मान की बहुत दिलचस्प नक्शे मिलते हैं। ख़ास तौर पर 1857 के आसपास का माहौल गालिब के खतूत में जिस तफसील के साथ मौजूद हैं, उसके पेश नज़र ये खतूत एक तारीख़ी मवाद की हैसियत भी रखता है। तारीख़ी मतलब ऐतिहासिक मवाद यानी विषय वस्तु की हैसियत भी रखता है। गालिब ने मुरासले को मुकालमा बना दिया, साथ ही लंबे चौड़े अलकाव आदाब से परहेज़ किया। गालिब ने खतूत में वाक़या निगारी, मंज़र निगारी, जज्बात निगारी और तंज़ो मज़ाक का तमाम अनासर मौजूद हैं। तंज़ो मज़ा यानी हंसी मजाक, तमाम अनासर मौजूद हैं। गालिब ने गैर रस्मी और बेतकल्लुफ़ फ़िज़ा कायम की है। अगला क्वेश्चन है, हाथरस में फ़साद का सबब क्या था? जो मुंशी नबी बख्श हकीर के नाम जो ख़त लिखा था, उस पैसेज का ये क्वेश्चन है। हाथरस में फ़साद का सबब क्या था? सबब यानी कारण क्या था? तो जवाब है, हाथरस में राहें चौड़ी करने के लिए हवेलियों और दुकान ढहाने के सबब बलवा और फसाद हुआ। बलवा और फसाद हुआ और रियाया ने पत्थर मारे। रियाया यानी जनता ने पत्थर मारे, जिनसे मौके पर मौजूद मजिस्ट्रेट ज़ख्मी हो गए। तो हाथरस में फ़साद का सबब यही था कि वहाँ पर जो राहें थी उसको चौड़ी करने के लिए हवेली और दुकानों को तोड़ा जा रहा था, और जिससे जनता नाराज़ हो गई। जनता नाराज़ हुई तो पत्थर मारा, जिनसे जो मजिस्ट्रेट साहब थे वो ज़ख्मी हो गए। अगला क्वेश्चन है, कोई 4 खतूत निगारों के नाम बताइए। तो आपको इनका भी ध्यान में रखना है। खतूत निगारों के नाम, सबसे बड़ा नाम है मिर्ज़ा गालिब का, उसके बाद मेहदी आफादी का, चौधरी महमूद अली रुदौलवी का, रशीद अहमद सिद्दीकी का। तो ये अहम नाम हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, मकतूब निगारी किसे कहते हैं? तो साथियों, ये आपके 1 नंबर में सीधा सीधा सवाल पूछा जा सकता है, मकतूब निगारी किसे कहते हैं? मकतूब निगारी खतूत निगारी या मुरसला निगारी, तो ख़त को ही कहा जाता है। मुरसला निगारी भी ख़त को कहा जाता है, खतूत निगारी भी ख़त को कहा जाता है, और मकतूब निगारी भी ख़त को कहा जाता है। तो खतूत निगारी, मकतूब निगारी या मुरसला निगारी एक फ़न है यानी कला है, जिसमें एक शख्स अपने दिली जज्बात व ख़यालात दूसरों तक पहुँचाता है। ख़त को इस तरह पेश किया जाए कि 2 शख्स आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे हों। तो साथियों, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों को बताएं। अगर आपने इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ा है, चैप्टरों पहले आप किताब पढ़ो और फिर इसके बाद इन प्रश्नोत्तरों को पढ़ो, तो साथियों आपका इस चैप्टर में से जो हमने आज तक 3 वीडियो कराई है, इनमें से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। आपको यूँ की यूँ पढ़ना है और यूँ की यूँ आपको याद हो जाएगा। तो साथियों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, बहुत बहुत शुक्रिया।